हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 23 का पार्ट 2 कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है वो बैंकिंग रेगुलेशन एंड कैपिटल के बारे में है। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये देखेंगे कि टायर 1 कैपिटल क्या होती है और टायर 2 कैपिटल क्या होती है। तो मेजर फोकस हमारा टायर 1 कैपिटल पे रहेगा। टायर 2 कैपिटल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो पहले हम टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल पढ़े, उससे पहले अच्छा होगा कि हम कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ समझ लें। तो वो क्योंकि ये यूज होंगे और वहाँ पर हमें कन्फ्यूजन भी क्रिएट करेंगे। तो पहले ही समझते हैं फ्रेंड्स, इक्विटी क्या होती है। बार बार ये शब्द यूज होगा कि इक्विटी क्या होती है। तो देखिए, समझिए इक्विटी क्या होती है। इक्विटी रिप्रेजेंट द वैल्यू दैट वुड बी रिटर्न टू ए कंपनीज शेयर होल्डर इफ ऑल द एसेट्स वर लिक्विडेटेड एंड ऑल द कंपनीज डेट्स वर पेड ऑफ। ठीक है, तो इक्विटी क्या होती है। अगर कोई कंपनी, मान लीजिए, उसके सभी एसेट को बेच दिया जाए और सारे जो उसके कर्जे हैं उनको अदा कर दिया जाए, चुका दिया जाए, तो जो पार्ट शेयर होल्डर को मिलेगा, कंपनी के शेयर होल्डर को जितना पैसा मिलेगा, जितना पार्ट मिलेगा, वही उसकी इक्विटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इक्विटी क्या होती है। मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसके एसेट जो है 100 करोड़ रुपए के हैं, मान लीजिए। अब उसमें से अगर जो है इस कंपनी को लिक्विडेट किया जाए, यानी ये कंपनी पूरी तरह से बेच दी जाए, तो अगर मान लीजिए आपको इस 100 करोड़ में से 1 लाख रुपए मिलते हैं, तो ये जो 100 करोड़ में से 1 लाख रुपए आपको फ्रेंड्स मिले हैं, यही इक्विटी है आपकी। जिस शेयर होल्डर की इक्विटी 1 लाख है ना, वही उसकी इक्विटी हो गई। अब किसी ने अगर मान लीजिए जो है 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया हुआ इस कंपनी में, 1 करोड़ की इक्विटी उसके पास है, यानी वो इस 100 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए की इक्विटी का मालिक है। आई होप, यानी कि एक तरीके से आप कंपनी के हिस्सेदार टाइप के हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप ये क्लियर हो गया। इक्विटी क्या, अगर इक्विटी शब्द यूज करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर को, आपको कितना पैसा जो है मिलेगा रिटर्न में, अगर जो है इस कंपनी के सारे एसेट लिक्विडेट यानी बेच दिए जाएं और कंपनी के सारे कर्जों को चुका दिया जाए, तो आपको जितना पैसा मिलेगा, जितना रुपए मिलेगा रिटर्न में, वही आपकी फ्रेंड्स उस कंपनी में इक्विटी होती है। तो अगर मैं इक्विटी शब्द यूज करूंगा तो आगे से ये चीज़ दिमाग में ध्यान रखिएगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, पेड अप कैपिटल यूज होगा वर्ड, कि पेड अप कैपिटल क्या होती है। तो फ्रेंड्स, पेड अप कैपिटल क्या होती है। तो जिस मतलब कंपनी ने क्या किया, शेयर इशू किए, ठीक है, उस शेयर के बदले में कस्टमर ने उस शेयर को खरीदा और पैसे दिए। तो इस तरीके से जो पैसा ये इकट्ठा हुआ, मान लीजिए एक शेयर 10 रुपए का है और 6 शेयर इशू किए कंपनी ने, तो ये जो 60 रुपये कंपनी ने इकट्ठा किए हैं, यही इस कंपनी की पेड अप कैपिटल हो गई है। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। पेड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी हैज रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर से जो पैसा कंपनी रिसीव करती है इन एक्सचेंज फॉर शेयर ऑफ कैपिटल स्टॉक, मतलब स्टॉक शेयर को बेच करके कंपनी जो पैसा रिसीव करती है शेयर होल्डर से, स्टॉक होल्डर से, वही पेड अप कैपिटल कहलाता है। और पेड अप कैपिटल, अब शेयर कैसे इशू किए जाते हैं फ्रेंड्स, तो नॉर्मली जो है प्राइमरी मार्केट में कंपनी अपने शेयर को बेचती है। कंपनी सेल इट्स शेयर इन प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली इन्वेस्टर को, और कैसे, आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, है ना। आईपीओ आते रहते हैं कंपनी के, आईपीओ आते रहते हैं कंपनी के। जैसे अभी कुछ दिन पहले आईआरसीटीसी का आया था, ठीक है, उसके बाद एसबीआई क्रेडिट कार्ड वगैरह का आया हुआ है। तो ये आईपीओ आते रहते हैं टाइम टू टाइम फ्रेंड्स आपके, और ये जो है आपको शेयर उसी के थ्रू परचेज किए जाते हैं। तो कंपनी क्या करती है, पेड अप कैपिटल कैसे जुटाएगी, तो कंपनी सेल करती है इसके शेयर को प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टर को थ्रू आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू पैसे अरेंज किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लियर हो गया। इक्विटी क्या होती है, मतलब कंपनी में आपका अगर कितना शेयर है, एक तरीके से ना, कंपनी में आपका कितना शेयर है, कि अगर कंपनी लिक्विडेट होगी तो आपको कितने पैसे लौटाएगी, वही आपकी इक्विटी हो गई। पेड अप कैपिटल क्या होता है फ्रेंड्स, आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा। कंपनी शेयर बेच करके जो पैसे अरेंज करती है, वही उसकी पेड अप कैपिटल हो जाती है। अब आता है अगला टॉपिक फ्रेंड्स, ये भी मतलब आपको यूज होंगे ये टर्म्स, अभी आगे मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, फिर आप कंफ्यूज होंगे कि सर स्टेचुरी रिजर्व क्या होता है। तो वो बात समझ लेनी जरूरी है यहाँ पर। स्टेचुरी रिजर्व इज अमाउंट ऑफ मनी सेट असाइड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे बैंक या इंश्योरेंस फर्म, इन ऑर्डर टू मीट अनमेच्योर्ड ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो अगर कोई बैंक है, कोई फाइनेंशियल इंश्योरेंस की फर्म है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो वो क्या करेगा, कुछ पैसे अलग रख देगा स्टेचुरी रिजर्व के रूप में, वो कुछ पैसे अलग रख देगा। मान लीजिए किसी कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है 100 करोड़ रुपए है, तो उन्होंने क्या किया, उसमें से 20 करोड़ रुपए अलग रख दिए हैं स्टेचुरी रिजर्व के रूप में। और क्या पर्पज है इसका, इसका पर्पज ये है कि अगर कोई अनमेच्योर्ड ऑब्लिगेशन है, अनमेच्योर्ड ऑब्लिगेशन का क्या मतलब हुआ, मैंने आपको बताया था बैंक में एसेट और लाइबिलिटी का फंडा होता है ना। तो जो जैसे हमने समझा नहीं था कि मतलब अगर
मान लीजिए किसी कस्टमर ने 10 करोड़ रुपए की एफडी करवाई हुई है और इसी 10 करोड़ रुपए को आपने लोन में दे दिया है। अब अगर 10 करोड़ की एफडी लेने के लिए कस्टमर 2 साल बाद आता है और लोन जो गया है वो 5 साल के लिए गया हुआ है, तो 5 साल के लिए अगर लोन गया है तो 2 साल में तो मान के चलिए इसमें से केवल जो है 4 करोड़ रुपए ही लौटे होंगे, प्लस इंटरेस्ट भी आया होगा, लेकिन लगभग 4 करोड़ लौटे हैं। और आपको जब वो कस्टमर 10 करोड़ लेने के लिए आएगा तो आपको 10 करोड़ पूरे के पूरे 2 साल में देने होंगे। तो अब क्या हुआ, आपके पास पैसे 4 करोड़ हैं, देने 10 करोड़ हो गए। तो ये अनमेच्योर्ड वाली सिचुएशन हो गई, ऑब्लिगेशन हो गई, यहाँ पर मिसमैच वाली कंडीशन आ गई है। इसी चीज़ को जो है अनमेच्योर्ड ऑब्लिगेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होता है? स्टैट्यूटरी रिजर्व वो पैसा होता है जो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलग रख देता है इस पर्पज से कि अगर कोई अनमेच्योर्ड ऑब्लिगेशन है तो उसको मीट कर पाए, वो उसको जो है दिक्कत ना आए, वही जो पैसा रखा जाता है फ्रेंड्स उसे ही स्टैट्यूटरी रिजर्व कहते हैं। अब डिस्क्लोज्ड रिजर्व क्या होता है? तो फ्रेंड दो होते हैं, एक डिस्क्लोज्ड रिजर्व और दूसरा अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व। ठीक है, तो जो रिजर्व कंपनी अपने जो है बैलेंस शीट में दिखा देती है उसे डिस्क्लोज्ड रिजर्व कह देंगे, और जो रिजर्व जो है कंपनी अपने जो है बैलेंस शीट में नहीं दिखाएगी उसे अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व कह देंगे। ठीक है, तो डिस्क्लोज करना मतलब बता देना, किसी को दिखा देना। तो डिस्क्लोज रिजर्व आर रिजर्व अबाउट व्हिच अ कंपनी गिव्स डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन। तो डिस्क्लोज रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जिनके बारे में कंपनी जानकारी दे देती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देती है। अब इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, यानी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे शेयर प्रीमियम रिजर्व। जो शेयर प्रीमियम रिजर्व होता है वो फ्रेंड्स आपका डिस्क्लोज रिजर्व का एक एग्जाम्पल होता है, क्योंकि शेयर प्रीमियम रिजर्व के बारे में बैलेंस शीट में पूरा डिटेल में दिया हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला सवाल आपका ये होगा कि फ्रेंड्स शेयर प्रीमियम रिजर्व क्या होता है। ठीक है, तो शेयर प्रीमियम रिजर्व क्या होता है वो हम अगले टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, डिस्क्लोज रिजर्व का क्या मतलब होता है? बैंक की बैलेंस शीट आपने देखी, जो रिजर्व के बारे में इस बैलेंस शीट में दिखाया गया है, जो पैसों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, वही आपके डिस्क्लोज रिजर्व होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो बैलेंस शीट में दिख गया वो डिस्क्लोज रिजर्व हो गया, एक तरीके से जो रिजर्व दिख गया। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? शेयर प्रीमियम रिजर्व होता है आपका डिस्क्लोज रिजर्व का एक एग्जाम्पल। तो सवाल ये है कि शेयर प्रीमियम क्या होता है, तो आइए समझते हैं शेयर प्रीमियम और शेयर प्रीमियम रिजर्व के बारे में। ठीक है, तो शेयर प्रीमियम क्या होता है फ्रेंड? शेयर प्रीमियम इज द डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड द पार वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है, मतलब कहने का, जब आपने कोई शेयर इशू किया था 100 रुपये का इशू किया था, अभी उसकी वैल्यू मान लीजिए 120 रुपये हो गई है, तो ये जो डिफरेंस 20 रुपये का बना है एक्स्ट्रा, यही फ्रेंड्स आपका शेयर प्रीमियम होता है। ठीक है, अब वैसे भी हम कहते नहीं कि हमने प्रीमियम पर कोई शेयर तब खरीदा है, कब कहते हैं? वह द शेयर इज सेट टू बी इशूड एट प्रीमियम व्हेन द इशू प्राइस ऑफ शेयर इज ग्रेटर देन इस फेस वैल्यू और पार वैल्यू। तो जो फेस पे वैल्यू लिखी हुई है, मान लीजिए 100 रुपये लिखा हुआ है, और जब शेयर कंपनी ने इशू किया तो उसे 120 रुपये का इशू कर दिया, फेस पर 100 रुपये लिखा है, बेचा 120 रुपये का है, तो तभी तो हम कहते हैं कि ये प्रीमियम पर हमने परचेज किया है। और अगर 100 रुपये फेस पर लिखा है और कंपनी ने उसे 90 रुपये पर इशू कर दिया, तो हम क्या कहते थे फ्रेंड्स? डिस्काउंट पर इशू करना कहते थे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर बोली गई है फ्रेंड्स, कि मतलब शेयर प्रीमियम क्या होता है? जो डिफरेंस होता है किसका, कितने रुपए शेयर के फेस पर लिखा है और कितने रुपए में करंट टाइम पर है, या कितने रुपए में आपने उसे इशू किया है, उसी का जो डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, उसे ही शेयर प्रीमियम कहते हैं, या इसे जो है सिक्योरिटी प्रीमियम भी कहा जाता है। तो चाहे शेयर प्रीमियम कहें चाहे सिक्योरिटीज प्रीमियम कहें, दोनों एक ही बात होती है। द शेयर आर सेट टू बी इशूड एट प्रीमियम। शेयर को प्रीमियम पर इशूड कब कहा जाता है? जब जो है शेयर इशू किया जाता है महंगे में, जितनी फेस वैल्यू होती है उससे, है ना। शेयर पर 10 रुपये लिखा है और आपने उसको 18 रुपये का इशू कर दिया, तो हम कहेंगे कि ये प्रीमियम पर इशू हुआ है। और द प्रीमियम, अब ये जो प्रीमियम एक्स्ट्रा यानी 10 रुपये शेयर पर लिखा हुआ है और आपने उसे 18 रुपये का बेचा है, तो ये जो 8 रुपये आपने एक्स्ट्रा हर शेयर के पीछे कमाए हुए हैं, इसको क्रेडिट कर दिया जाता है शेयर प्रीमियम अकाउंट में बैंक के, और यही शेयर प्रीमियम रिजर्व का रूप ले लेता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो 8 रुपये हर शेयर, मान लीजिए अब 1 लाख शेयर बेचे हुए हैं कंपनी ने, तो 8 लाख रुपये उसके जो है शेयर प्रीमियम अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, और उस कंपनी के बैलेंस शीट के शेयर प्रीमियम रिजर्व में 8 लाख रुपए शो कर दिए जाते हैं। और ये जो 8 लाख रुपए आपने शेयर प्रीमियम के रूप में दिखाए हैं, ये एग्जाम्पल हो गए आपके डिस्क्लोज रिजर्व का। तो चाहे शेयर प्रीमियम रिजर्व का भी एग्जाम्पल हो जाएगा, और शेयर प्रीमियम रिजर्व का एग्जाम्पल ये जो है 8 जो आपका डिस्क्लोज रिजर्व है वो हो जाएगा। यानी बैलेंस शीट में जिस रिजर्व की आपने चर्चा कर दी वो आपका डिस्क्लोज रिजर्व हो जाता है। शेयर प्रीमियम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि शेयर प्रीमियम क्या होता है, जो डिफरेंस होता है
कितने रुपए शेयर पर लिखे हुए हैं और कितने रुपए का आपने उस शेयर को मार्केट में लॉन्च किया है, उसी का जो डिफरेंस होता है फ्रेंड्स वही आपका शेयर प्रीमियम होता है। जैसे 10 रुपये का शेयर प्राइस था, मतलब बुक फेस पर 10 रुपये लिखे और बेचा आपने 12 रुपये का है, तो ये जो 2 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले वही आपका शेयर प्रीमियम हो गया। ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है काफ़ी कंपनियाँ 10 रुपये का शेयर फेस वैल्यू होगी 8 रुपये का इशू करेंगी, पर उसको हम यहाँ पर नहीं नोट करेंगे, किसमें अपना कैपिटल के रूप में, ठीक है, टायर 1 कैपिटल के रूप में, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रिवैल्यूएशन रिजर्व एक और है रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? तो रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है फ्रेंड्स? रीवैल्यूएशन रिजर्व इज द नॉन कैश रिजर्व क्रिएटेड टू रिफ्लेक्ट द ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। तो पहली बात ये कि रीवैल्यूएशन रिजर्व जो होता है फ्रेंड वो नॉन कैश रिजर्व होता है, यानी कैश के रूप में नहीं होता है। पहली बात, क्रिएटेड टू रिफ्लेक्ट द ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट, ये एसेट की ट्रू वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द सर्टेन कैटेगरी ऑफ एसेट इज मोर और लेस देन द वैल्यू ऑफ सच एसेट एट विच इज रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट। मतलब कहने का कि मान लीजिए कोई एक एसेट है जिसको आपने 100 रुपये अपनी बुक वैल्यू में लिखा हुआ है कि उसकी वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन जो रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा वो 100 रुपये इसको ना दिखा करके उसकी एक्चुअल वैल्यू दिखाएगा। मान लीजिए ये मार्केट में जो है 50 रुपये का है या 120 रुपये का है या 70 रुपये का है, कितने का है वो एक्चुअल वैल्यू दिखाएगा। बुक में आपने 100 रुपये दिखा दिया, क्योंकि हमें बुक में दिखाना था तो हमने दिखा दिया कि एसेट 100 रुपये का है, लेकिन समझ रहे हैं आप बात को, रीवैल्यूएशन किया गया, चीज़ों का रीवैल्यूएट किया गया। 100 रुपये का कोई मशीन जैसे आपने खरीदी हुई है, कोई एग्जांपल ले लीजिए, 100 रुपये कोई वैल्यू की कोई मशीन परचेज की है, लेकिन अभी उसकी रीवैल्यूएट जब आपने किया तो वो कितने रुपए की है, तो पता चला फ्रेंड्स कि हमको ये सिर्फ 30 रुपये की है। तो ये जो 30 रुपये जब आप रिकॉर्ड करोगे अपने रीवैल्यूएशन रिजर्व में, तो उसे ही फ्रेंड्स रीवैल्यूएशन रिजर्व कहते हैं। मतलब ये जो पैसा है ये रीवैल्यूएशन रिजर्व है, ना कि ये रीवैल्यूएशन रिजर्व है। बस यहाँ पर यही नोटिस करने वाली बात है कि ये एक्चुअल वैल्यू दिखाता है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं चलता है। मतलब मार्केट में जो वैल्यू है मोर या लेस उसको दिखाता है, ना कि जो है बुक में कितने रुपए का लिखा है उसको नहीं दिखाता है। रीवैल्यूएशन नॉर्मली इसको टायर 1 कैपिटल में कंसिडर करने के लिए 55% डिस्काउंट पर लिया जाता है। आगे अभी हम पढ़ेंगे कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो उसको रीवैल्यूएशन रिजर्व में लेना है तो उसमें 55 रुपये का डिस्काउंट ले लीजिए आप। 55% का लेंगे तो 100 का 55% 55 ही होता है, तो 45 रुपये की वो चीज़ मान करके हम चलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये 45 रुपये जो आप लोगे ये आप रीवैल्यूएशन रिजर्व में नोटिस करोगे फ्रेंड्स। ओके, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व का यही मतलब हो गया कि ये ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है किसी पर्टिकुलर एसेट की, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला पॉइंट उठाएंगे, नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? नॉन क्युमुलेटिव का मतलब होता है जो क्युमुलेट ना हो, इकट्ठा ना हो, पैसे सारे इकट्ठा ना हो। मतलब ये सारे पैसे मैं इकट्ठा कर लूँ तो क्युमुलेट हो जाएगा, क्युमुलेटिव नहीं हो रहा है। तो नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये होता है कि नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर्स, वे शेयर दैट प्रोवाइड द शेयर होल्डर फिक्स्ड डिविडेंड अमाउंट ईच ईयर फ्रॉम कंपनीज नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो डिविडेंड क्या होता है फ्रेंड्स? जो पैसा, मान लीजिए किसी कंपनी का आपने शेयर लिया हुआ है, मान लीजिए 10 शेयर लिए हुए हैं मान लीजिए आपने, ठीक है। अब कंपनी को मान लीजिए जो है 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ और आपने उसके 10 शेयर खरीदे हुए, तो इस 100 रुपये के जो प्रॉफिट है उसमें से कंपनी ने ये डिसाइड किया कि जो 50 रुपये हैं इसको हम अपने शेयर होल्डर को बांटेंगे। अब चूंकि आपने 10 शेयर लिए हुए हैं तो कंपनी ने क्या कहा कि आपको 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से हम ये 50 रुपये दे देंगे। मान लीजिए आप ही शेयर होल्डर हैं और कोई कंपनी में है नहीं, समझाने के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए कह रहा हूँ। तो 5 रुपये पर शेयर जो आपको ये एक्स्ट्रा मिला यही आपका डिविडेंड कहलाता है। उस शेयर होल्डर का डिविडेंड क्या है? 5 रुपये, जो उसको हर शेयर के पीछे रुपए मिलते हैं फ्रेंड्स, वही डिविडेंड होता है। कंपनी के नेट प्रॉफिट कितना था? 100 रुपये, उसी को ही उसने बांटा है, ठीक है। तो नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जो शेयर होल्डर को फिक्स डिविडेंड दिया जाता है हर साल। कंपनी का जितना नेट प्रॉफिट होगा उसका कुछ पार्ट जो है डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को दे दिया जाता है। लेकिन कंडीशन सिर्फ यही होती है, बट इन केस द कंपनी फेल्स टू पे डिविडेंड, अगर कंपनी डिविडेंड फेल हो, मतलब मान लीजिए किसी साल प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो जो है डिविडेंड दे नहीं पाएगी। तो ऑन सच प्रेफरेंस शेयर टू शेयर होल्डर इन एनी ईयर, मतलब इस प्रेफरेंस शेयर आपके पास है लेकिन जो है डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिया, फेल कर गई, तो क्या होगा कि जो है आप क्लेम नहीं कर सकते, क्लेम बाय द शेयर होल्डर इन फ्यूचर। तो डिविडेंड को क्लेम नहीं किया जा सकता है फ्यूचर में, बस
इतना ही फंडा है। नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि कंपनी हर साल जो है अपने शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, ठीक है, हर साल डिविडेंड देती है। मान लीजिए हर साल आपको 10 रुपये देती थी, उसने प्रॉफिट कमा करके वो आपको हर साल 10 रुपये पर शेयर देती थी। लेकिन अगर किसी साल वो 10 रुपये नहीं दे पाई, यानी डिविडेंड नहीं दे पाई, फेल कर गई, तो आप इस बात का दावा नहीं कर सकते कि नहीं आपने पिछले साल हमको डिविडेंड नहीं दिया था, इस साल आपको 20 रुपये देने होंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब आगे हम इसमें परपेचुअल शब्द भी सुनेंगे, परपेचुअल नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस। तो फ्रेंड्स परपेचुअल का मतलब जो लगातार चलता रहे, यानी ये शेयर आपने ले लिया है तो अब जल्दी से वो आपसे हटेगा नहीं, आपको ये बराबर डिविडेंड देता रहेगा। बस किसी साल कंपनी फेल होती है तो आपको पैसे लौटाएगी, इस बात की कोई सर्टेनिटी नहीं होती है फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप आपको ये काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक बार बहुत सरसरी नज़र से देखेंगे इक्विटी क्या होती है। तो किसी कंपनी के जो आपने शेयर परचेज किए हैं फ्रेंड्स, वही आपकी इक्विटी हो गई, है ना। जितना पैसा अगर कंपनी जो है लिक्विडेट की जाती है तो जो पैसा आपको लौटेगा वही आपकी इक्विटी हो गई, वही आपका पार्ट हो गया। पेड अप कैपिटल क्या होता है, कंपनी जब शेयर बेचती है तो उसके बदले में जो पैसा इकट्ठा होता है फ्रेंड्स, वही आपका पेड अप कैपिटल होता है। और ये नॉर्मली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू, आईपीओ के थ्रू किया जाता है। स्ट्रेटजी रिजर्व क्या होता है फ्रेंड, तो कंपनी क्या करती है, कुछ पैसा अलग रख देती है, किस पर्पज़ के लिए, अनमेच्योर्ड ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए, उसे ही हम स्टैच्यूटरी रिजर्व कहते हैं। डिस्क्लोज रिजर्व क्या होता है फ्रेंड, वो रिजर्व जिसके बारे में हम बैलेंस शीट में डिटेल में जानकारी दे देते हैं, जिस रिजर्व के बारे में कंपनी जानकारी दे देती है उसे डिस्क्लोज रिजर्व कहते हैं। जिसके बारे में जानकारी नहीं देती उसे अनडिस्क्लोज रिजर्व कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका एक एग्जांपल क्या था डिस्क्लोज रिजर्व का, शेयर प्रीमियम रिजर्व। शेयर प्रीमियम रिजर्व क्या होता है फ्रेंड्स, तो शेयर प्रीमियम हमने जाना कि कंपनी, मान लीजिए कोई स्टॉक है, कोई शेयर है जो 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, और अगर कंपनी ने उसको 17 रुपये पे इशू कर दिया तो ये जो 7 रुपये एक्स्ट्रा कमाए उसने, ये उसके किस अकाउंट में, शेयर प्रीमियम अकाउंट में चला जाता है 7 रुपये, और ये सारा पैसा इकट्ठा होकर के शेयर प्रीमियम रिजर्व कहलाता है। और शेयर प्रीमियम रिजर्व जो होता है वो आपका डिस्क्लोज रिजर्व का एक एग्जाम्पल होता है। फिर हमने देखा रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, तो फ्रेंड्स किसी एसेट की वैल्यू 100 रुपये थी, उसको जब आपने रीवैल्यूएट किया तो आपने देखा इसकी वैल्यू अब सिर्फ 30 रुपये है, तो ये जो 30 रुपये आपने रिप्रेजेंट दिखाए, यही आपका ये जो पैसा इकट्ठा हुआ ये आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व कहलाता है। नॉर्मली इसको जो है टायर 1 कैपिटल में इंक्लूड करने के लिए 55% डिस्काउंट पर इंक्लूड किया जाता है। फिर हमने देखा नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है फ्रेंड, तो कोई भी कंपनी हर साल अपने नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर को, लेकिन अगर किसी साल कंपनी जो है पैसे डिविडेंड नहीं दे पाती है तो आप किसी भी तरीके की दावेदारी नहीं कर सकते कि नहीं आपको हमें डिविडेंड देना ही होगा, उसे ही नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कैपिटल और इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब शुरुआत होती है कैपिटल और इसके कंपोनेंट्स की, यहाँ से हमारा असली टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट होता है। द बेसिक अप्रोच ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क इज दैट बैंक शुड हैव सफिशिएंट कैपिटल टू प्रोवाइड ए स्टेबल रिसोर्स टू एब्जॉर्ब एनी लॉसेस राइजिंग फ्रॉम रिस्क इन द बिजनेस, ठीक है। तो बेसिक अप्रोच क्या होती है किसी भी बैंक की, मतलब किसी भी बैंक में बेसिक अप्रोच कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क के बारे में क्या होती है कि बैंक के पास सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए ताकि वो स्टेबल रिसोर्स अवेलेबल करवा सके, किसी भी लॉस को ऑब्जर्व करने की उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। और ये जो लॉस अराइज होगा वो कहाँ से अराइज होगा, जो बैंकिंग बिजनेस में रिस्क होता है उससे अराइज होता है, ठीक है। तो किसी कस्टमर को आपने मान लीजिए 10 करोड़ रुपए का लोन दिया, उसमें से उसने सिर्फ 5 करोड़ रुपए लौटाए, यानी 5 करोड़ रुपए आपको लॉस हो गया, ठीक है। तो ये बैंक में रिस्क है, बिजनेस में रिस्क है कि 5 करोड़ रुपए डूब सकते हैं। ये जो लॉस 5 करोड़ का हुआ, अब बैंक के पास इतना सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए कि वो इस 5 करोड़ रुपए के लॉस को दिक्कत ना करे, उसे कोई झटका ना लग जाए कि बैंक ही बंद हो जाए, यानी इतना शॉक वो एब्जॉर्व कर सके, मतलब अपने अंदर समाहित कर सके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसे ही यही है कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट कि किसी भी बैंक के पास में सफिशिएंट कैपिटल होनी चाहिए ताकि किसी भी तरीके के लॉस को वो सह सके, ठीक है फ्रेंड। अब कैपिटल जो होती है बैंकों की वो डिवाइड की जाती है 2 टायर में, और ये कैसे डिवाइड की जाती है, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज ऑफ ईच क्वालिफाइंग इंस्ट्रूमेंट। तो हम क्या करेंगे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो कैपिटल के रूप में लिए जाते हैं उनको लेंगे और उनकी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी के हिसाब से उनको हम टायर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मतलब सवाल ये है कि जैसे कैपिटल जो होती है उसमें टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल होती है, टायर 1 कैपिटल कौन सी होगी और टायर 2 कैपिटल कौन सी होगी, ये कैसे डिसाइड किया जाता है फ्रेंड, तो वो डिसाइड किया जाता है कि उस इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ क्या हैं, उसी के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है कि ये टायर 1 कैपिटल में जाएगा, ये टायर 2 कैपिटल में जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि फॉर सुपरवाइजरी पर्पज के लिए कैपिटल को 2 पार्ट में स्प्लिट किया जाता है, 2 कैटेगरी में,
टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल, यानी कैपिटल इक्वल टू होता है फाइनली अगर हम कहें कि कैपिटल इक्वल टू टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल। अब दीज कैटेगरी की रिप्रेजेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी एज कैपिटल, वही मैंने बताया ना कि ये अब टायर 1 कैपिटल में और टायर 2 कैपिटल में कौन सा इंस्ट्रूमेंट आएगा वो क्वालिटी पर डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। टायर 1 कैपिटल कंसिस्ट मेनली ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिस्क्लोज रिजर्व एंड इट्स, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर जो टायर 1 कैपिटल में मेनली कौन सी चीज़ें होती हैं, तो शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर से जो उसने कैपिटल जुटाई है, प्लस जो डिस्क्लोज रिजर्व हैं, जो उसने बैलेंस शीट में रिजर्व दिखाए हैं उनसे बनती है, और इट इज़ बैंक्स हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल, ठीक है। ये जो टायर 1 कैपिटल होती है फ्रेंड्स, ये हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल होती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल बैंक की कौन सी होती है, तो टायर 1 कैपिटल होती है, बिकॉज इट इज़ फुल्ली अवेलेबल टू कवर लॉसेस, क्योंकि ये पूरी तरह से लॉस को कवर करने के लिए अवेलेबल रहती है हमेशा, इसीलिए इसे हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हमने अब सवाल ये है कि टायर 1 कैपिटल में किसको इंक्लूड करेंगे, तो उनको इंक्लूड करेंगे जो हमेशा लॉस को कवर करने के लिए अवेलेबल हो, उसे टायर 1 में रखिए, और जो हमेशा अवेलेबल ना हो, पूरी तरह से अवेलेबल ना हो, उसे टायर 2 में रख दीजिए। टायर 2 कैपिटल ऑन द अदर हैंड कंसिस्ट ऑफ सर्टेन रिजर्व एंड सर्टेन टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट डेट्स, ठीक है। तो टायर 2 कैपिटल में भी सर्टेन टाइप के रिजर्व होते हैं और सर्टेन टाइप के सबऑर्डिनेट डेट्स होते हैं, जिनके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पर कि लॉस एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी टायर 2 कैपिटल की होती है वो कम होती है, ध्यान रखिएगा कि टायर 2 लॉस कम बियर कर सकता है टायर 1 के मुकाबले, ठीक है फ्रेंड्स। तो लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ टायर 2 कैपिटल इज लोअर देन टायर 1 कैपिटल, यानी टायर 1 कैपिटल लॉस को सहने के लिए ज़्यादा अच्छे से तैयार होता है टायर 2 के मुकाबले, ठीक है फ्रेंड। तो हमने ये बात समझ ली कैपिटल और इसके कंपोनेंट में बारे में हमने देखा कि बेसिक अप्रोच कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क की बेसिक अप्रोच ये है कि किसी भी बैंक के पास सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए ताकि किसी भी तरीके के लॉस को वो एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। कैपिटल को जो है टायर्स में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ के आधार पर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लिया उसकी कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी के आधार पर हम उसे डिवाइड करते हैं टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल। ये सुपरवाइजरी पर्पज़ के लिए इसको टायर 1 और टायर 2 कैपिटल में कैपिटल को डिवाइड कर दिया गया है फर्दर, ठीक है। टायर 1 कैपिटल में मेनली कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो शेयर कैपिटल और डिस्क्लोज्ड रिजर्व होते हैं, और इसे बैंक की हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि ये लॉस को कवर करने के लिए फुल्ली अवेलेबल होती है। टायर 2 कैपिटल में भी सर्टेन जो है रिजर्व और सर्टेन टाइप के सबऑर्डिनेट डेट्स अवेलेबल होते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक बात जो नोट करने वाली है कि टायर 1 कैपिटल जो है लॉस को अब्जॉर्व करने की कैपेसिटी ज़्यादा रखता है टायर 2 कैपिटल के मुकाबले। अब आगे हम बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि टायर 1 कैपिटल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, टायर 2 कैपिटल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो एलिमेंट ऑफ टायर 1 कैपिटल, तो पहला सवाल ये है कि पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे गोइंग कंसर्न कैपिटल के नाम से भी बुलाया जाता है टायर 1 कैपिटल को। तो कहीं भी अगर टायर 1 कैपिटल को पूछा जाए कि गोइंग कंसर्न कैपिटल कहेंगे या गॉन कंसर्न कैपिटल कहेंगे, तो फ्रेंड्स गोइंग कंसर्न कैपिटल कहा जाता है टायर 1 कैपिटल को, और टायर 2 कैपिटल को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, गॉन कंसर्न, गॉन जो कंसर्न जा चुका है, मतलब गोइंग कंसर्न जो अभी चल रहा है, कंसर्न हमारी परेशानी है, जो हमारा कंसर्न है वो अभी चल रहा है, उसे ही हम टायर 1 कैपिटल के रूप में भी कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ, अब ये भी जो टायर 1 कैपिटल है फ्रेंड्स वो भी आपका फर्दर CET1 कॉमन इक्विटी टायर 1 और प्लस एडिशनल टायर 1 कैपिटल के रूप में डिवाइड किया गया है। ध्यान दीजिए कि जो टायर 1 कैपिटल होती है वो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल प्लस एडिशनल टायर 1 कैपिटल, इन दोनों को मिला करके ही आपका टायर 1 कैपिटल बनता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कैपिटल जो होता है उसमें टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल होती है, ठीक है। और टायर 1 कैपिटल में फिर हमने देखा कि इसमें कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल और प्लस जो है एडिशनल टायर 1 कैपिटल भी होती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये अब हमने कैपिटल को टायर 1 और टायर 2 में बांटा, फिर हमने फर्दर टायर 1 को ही कॉमन इक्विटी टायर 1 और एडिशनल टायर 1 कैपिटल में वे फर्दर डिवाइड कर दिया है, ठीक है फ्रेंड। तो ये ध्यान रखिएगा कि टायर 1 कैपिटल जो होती है वो CET1 और प्लस एडिशनल टायर 1 यानी कॉमन इक्विटी टायर 1 और एडिशनल टायर 1 कैपिटल को जोड़ करके बनती है। अब हम यहाँ पर इसके बारे में देखेंगे कि ये कॉमन इक्विटी टायर 1 में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और एडिशनल टायर 1 में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी रिजर्व को हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल में इंक्लूड किया जाता है, देखिए
इसमें क्या क्या है, कॉमन इक्विटी टायर 1 में पेड अप कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर। देखिए पेड अप कैपिटल मैंने आपको बता दिया, कंपनी जब अपने शेयर बेचती है तो जो पैसे इकट्ठा करती है वो पेड अप कैपिटल हो गया। स्टैट्यूटरी रिजर्व मैंने आपको बताया, स्टैट्यूटरी रिजर्व वो पैसा होता है जो बैंक एक किनारे रख देता है, असाइड कर देता है कि अगर कोई अनमेच्योर जो है ऑब्लिगेशन आ जाए तो उसको फुलफिल कर सके। एंड अदर डिस्क्लोज्ड रिजर्व, डिस्क्लोज फ्री रिजर्व या डिस्क्लोज रिजर्व। डिस्क्लोज रिजर्व वो रिजर्व होता है जो बैंक की बैलेंस शीट में, जिनके बारे में कंपनी जानकारी देती है, बैंक की बैलेंस शीट में दिखाती है। फिर अगला जो इसमें एलिमेंट, मतलब ये कॉमन इक्विटी टायर 1 में ही बात हो रही है। कॉमन इक्विटी टायर 1 में पेड अप कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व, डिस्क्लोज रिजर्व, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा स्टॉक सरप्लस यानी शेयर प्रीमियम। देखिए जो शेयर प्रीमियम के बारे में हमने बात की ना, स्टॉक सरप्लस मतलब कहने का किसी 10 रुपये की चीज़ को जब आपने 12 रुपये का बेचा, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी, 12 रुपये बेचा, तो जो स्टॉक का सरप्लस यानी 2 रुपये के हिसाब से हर शेयर पर तैयार हुआ, उसको ही स्टॉक सरप्लस कहते हैं। रिजल्टिंग फ्रॉम द इशू ऑफ कॉमन शेयर, ये कॉमन शेयर के इशू करने से जो पैसा हमको शेयर प्रीमियम मिलता है वो भी कॉमन इक्विटी टायर 1 का ही पार्ट होता है। ठीक है। कैपिटल रिजर्व, अब कैपिटल रिजर्व कैसे बनता है, रिप्रेजेंटिंग सरप्लस अराइजिंग आउट सेल प्रोसीड ऑफ एसेट। जो आप एसेट बेचते हैं तो उसके सेल प्रोसीड से जो आपको पैसे मिलते हैं उसे कैपिटल रिजर्व के रूप में लिया जाता है। ये भी कॉमन इक्विटी टायर 1 का ही पार्ट होता है। फिर आता है आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व। मैंने आपको बताया ना रीवैल्यूएशन रिजर्व के बारे में कि ये जो है रिफ्लेक्टेड ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट एट द डिस्काउंट ऑफ 55% वाइल डिटरमाइनिंग देयर वैल्यू फॉर इंक्लूजन इन टायर 1 कैपिटल। तो टायर 1 कैपिटल में इंक्लूड करना है अगर आपको रीवैल्यूएशन रिजर्व को, तो डिस्काउंट 55% का लगा करके ही, है ना, जो है उनकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है टायर 1 कैपिटल में इंक्लूड करने के लिए। ठीक है फ्रेंड। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, जब कोई चीज़ 100 रुपये की आपने परचेज की, लेकिन जब उसकी वैल्यू रीवैल्यूएट की आपको तो पता चला कि इसकी वैल्यू जो है अब केवल 45 रुपये है, तो वही जो ये एक्चुअल वैल्यू आपको ये पता चली है उसे ही रीवैल्यूएशन रिजर्व कहते हैं फ्रेंड। नॉर्मली रूल क्या है कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो उस पर 55% की डिस्काउंट के साथ उसको काउंट करिए, यानी 55% का डिस्काउंट दे देंगे तो केवल 45 रुपये ही, हर 100 रुपये में से सिर्फ 45 रुपये ही टायर 1 यानी कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल में इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। तो ये इतने एलिमेंट्स हो गए आपके किसके, कॉमन इक्विटी टायर 1 के इतने सारे एलिमेंट्स हो गए। कौन कौन से एलिमेंट है कॉमन इक्विटी टायर 1 के, पेड अप कैपिटल, मैंने आपको बताया कंपनी जब अपने शेयर बेचती है तो उससे पैसा जो इकट्ठा होता है। स्टैट्यूटरी रिजर्व, जो पैसा साइड रख दिया जाता है ताकि अगर आपको बैंक को कोई अनमेच्योर ऑब्लिगेशन मिल जाए तो उसको। फिर डिस्क्लोज रिजर्व, जो रिजर्व जो है बैंक दिखाता है अपनी बैलेंस शीट में या जिनके बारे में जानकारी देता है। स्टॉक सरप्लस, बैंक जो है यानी शेयर प्रीमियम, जब आपने शेयर बेचता है तो उसको जो एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है वही जो है आपका शेयर प्रीमियम या स्टॉक सरप्लस हो जाता है। कैपिटल रिजर्व, जब आप एसेट बेचती है कंपनी तो उससे जो पैसा आता है वो कैपिटल रिजर्व के रूप में। रीवैल्यूएशन रिजर्व, जो ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है किसी एसेट की, इसे 55% डिस्काउंट के साथ ऐड किया जाता है टायर 1 कैपिटल के रूप में। ठीक है फ्रेंड। तो ये हमने समझ लिया किसके बारे में कि कॉमन जो आपके टायर 1 कैपिटल में कॉमन इक्विटी टायर 1 के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब एडिशनल टायर 1 में क्या क्या चीज़ें आती हैं इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ों को हम एडिशनल टायर 1 में कैलकुलेट करते हैं। परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, PNCPS, है ना, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। मैंने आपको ये समझाया कि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं फ्रेंड। तो कोई भी कंपनी क्या करती है, अपना जो नेट प्रॉफिट होती है 100 रुपये का नेट प्रॉफिट होगा तो वो क्या करेगी, उसमें हर एक शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, कुछ फिक्स पैसा अपने प्रॉफिट में से हर साल देती है। लेकिन अगर किसी साल वो कंपनी पैसा ना दे पाए डिविडेंड के रूप में तो ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ये कोई दावा नहीं कर सकते हैं। परपेचुअल का मतलब ऐसा शेयर जो कि लगातार चलता रहेगा, एक बार आपने खरीद लिया तो वो 100 साल 150 साल आपको डिविडेंड देता रहेगा। ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका एडिशनल टायर 1 कैपिटल में इंक्लूड होता है। ठीक है। उसके बाद में स्टॉक सरप्लस, यहाँ पर भी शेयर प्रीमियम है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, स्टॉक सरप्लस शेयर प्रीमियम रिजल्टिंग फ्रॉम कॉमन शेयर, जो कॉमन शेयर इशू करके यहाँ पर पैसा आया था उसे हम स्टॉक सरप्लस या शेयर प्रीमियम कहेंगे। किसमें, कॉमन इक्विटी टायर 1 वाले में जो शेयर इशू किया उसके पैसे को ऐड करते हैं। तो यहाँ कौन सा वाला ऐड करेंगे, स्टॉक सरप्लस शेयर प्रीमियम, यहाँ पर कौन सा ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए एडिशनल टायर 1 उन इंस्ट्रूमेंट को, देखिए हम क्या करेंगे, रिजल्टिंग फ्रॉम द इशू ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडेड इन एडिशनल टायर 1 कैपिटल। ठीक है। तो क्या होगा कि कुछ ऐसे शेयर होंगे जो कि एडिशनल टायर 1 कैपिटल में इंक्लूड होंगे, जैसे यही वाला देख लीजिए, जब इस शेयर को आप बेचेंगे, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जब बैंक बेचेगा या कोई फर्म बेचेगी तो उससे जो उसको पैसा शेयर प्रीमियम बनेगा वो आपका इस वाले पार्ट में इंक्लूड होगा। अब समझ गए होंगे। तो यानी कि
बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो कंपनी ने कोई अपना शेयर इशू किया जिसके फेस पर 10 रुपये लिखा हुआ था, उसको उसने 18 रुपये का बेच दिया, तो उसको 8 रुपये जो मिले वो उसका शेयर प्रीमियम हो गया, है ना, क्योंकि शेयर को प्रीमियम पर बेचा गया 8 रुपये, और 1 लाख शेयर खरीदे तो 8 लाख रुपये उसके शेयर प्रीमियम अकाउंट में चले गए थे। ये बात तो बहुत क्लियर हो गई थी। तो यहाँ पर भी वही चीज़ सेम लिखी हुई है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो शेयर प्रीमियम जो हम शेयर बेच रहे हैं वो वाले शेयर बेचेंगे जो कि एलिजिबल हैं एडिशनल टायर 1 कैपिटल में इंक्लूड करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये चीज़ें जो है कॉमन इक्विटी टायर 1 में क्या क्या है, पेड अप कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व, डिस्क्लोज फ्री रिजर्व। तो अगर इनको हम इशू करेंगे तो उससे जो हमें कमाई होगी उसको हम इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, हम इंक्लूड इसमें करेंगे जो हमें एडिशनल टायर 1, जैसे ये वाला एलिमेंट है, ये एडिशनल टायर 1 कैपिटल का पार्ट है ना। और इसको अगर इस शेयर को मार्केट में इशू करते हैं, मान लीजिए 10 रुपये फेस वैल्यू है और 12 रुपये का मार्केट में बेचते हैं, तो ये जो 2 रुपये एक्स्ट्रा हमने कमाया है इस शेयर को बेच करके, ये अलग क्यों है, क्योंकि वो कॉमन शेयर थे जो नॉर्मली कंपनी बेचती है, वो आपके कॉमन इक्विटी टायर 1 के एलिमेंट हो गया, CET 1 का एलिमेंट हो गया, लेकिन ये आपका ऑलरेडी एडिशनल टायर 1 कैपिटल का पार्ट है, इसलिए जो इससे पैसा जनरेट हो रहा है वो आपके इस एडिशनल टायर 1 कैपिटल के शेयर प्रीमियम अकाउंट में या स्टॉक सरप्लस में जाएगा। मैंने समझाने की कोशिश की है और होप है कि आपको क्लियर भी हुआ होगा। फिर अगला है डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एलिजिबल फॉर इंक्लूजन एडिशनल टायर 1। तो डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जो है, वो डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जो कि एलिजिबल हैं एडिशनल टायर 1 कैपिटल में, उन्हें भी जो है हम एलिमेंट मानते हैं किसका, टायर 1 कैपिटल का। डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं फ्रेंड, जिसमें कर्जा दे करके जो है एक कैपिटल खड़ी कर दी जाती है, बनाया जाता है कैपिटल, जैसे आपका बॉन्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड भी इसका एक एग्जांपल होता है फ्रेंड। ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, देखिए डेट इंस्ट्रूमेंट है, क्रेडिट कार्ड भी एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और ये आपका एडिशनल टायर 1 कैपिटल में इंक्लूड कर लिया जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो अब ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर थोड़ा सा समराइज करना चाहें तो हमने ये समझ लिया कि जो कैपिटल होती है वो 2 टायर में बदली होती है, एक तो टायर 1 कैपिटल और एक टायर 2 कैपिटल। टायर 1 कैपिटल क्या होती है, हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल होती है, क्योंकि ये लॉस को कवर करने के लिए हमेशा अवेलेबल होती है। दूसरा, टायर 1 कैपिटल की लॉस ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। फिर हमने टायर 1 कैपिटल को फर्दर डिवाइड किया CET 1 कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल में, और उसके बाद में एडिशनल टायर 1 कैपिटल में, है ना। इसको फर्दर 2 पार्ट में और डिवाइड किया, कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल और एडिशनल टायर 1 कैपिटल में हमने इसको फर्दर डिवाइड किया, ठीक है। ये हो गया आपका टायर 1 कैपिटल, फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। फिर हमने ये देखा कि कॉमन इक्विटी टायर 1 के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो उसमें कॉमन इक्विटी टायर 1 में पेड अप कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व, डिस्क्लोज्ड रिजर्व, ये सारे आ जाते हैं। स्टॉक सरप्लस जो प्रीमियम शेयर प्रीमियम होता है, कैपिटल रिजर्व शेयर बेच मतलब अपना एसेट बेचकर जो आता है, प्लस रिवैल्यूएशन रिजर्व जो कि 55% डिस्काउंट पर कैलकुलेट करके ही टायर 1 कैपिटल में ऐड किया जाता है। प्लस हमने ये भी देखा कि एडिशनल टायर 1 कैपिटल के और कौन कौन से पार्ट हैं, तो इसके एलिमेंट्स हो गए परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर PNCPS, ठीक है। और इसको जब हम बेचते हैं तो जो हमें जो है मतलब शेयर प्रीमियम मिलता है, जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, उसको हम जो है एडिशनल टायर 1 कैपिटल में इंक्लूड करते हैं। प्लस हमने डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट भी देखा जो कि एडिशनल टायर 1 में एलिजिबल हैं, सभी नहीं, जो एलिजिबल हैं एडिशनल टायर 1 कैपिटल में ऐड करने के लिए, उसमें आपका बॉन्ड हो गया, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गए। ये सारी बातें हमने यहाँ पर समझ ली। अब आता है फ्रेंड्स बिल्कुल हल्का सा इंट्रोडक्शन टाइप का ही लेंगे, और अगले लेक्चर में हम एलिमेंट ऑफ टायर 2 अच्छे से पढ़ेंगे। एलिमेंट्स ऑफ टायर 2 में पहली बात ये कि इसको गॉन कंसर्न कैपिटल कहते हैं। टायर 2 कैपिटल को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, गॉन कंसर्न। अब टायर 1 कैपिटल को क्या कहते हैं, यहीं पर याद कीजिए, इसी को गोइंग कर दीजिए, है ना। कंटिन्यूअस है, कोई चीज़ जो है करंटली चल रही है, तो करंटली चल रही है तो वो टायर 1 कैपिटल हो गई, और अगर कोई चीज़ जो है मतलब पास्ट हो गई है या गॉन हो गई है तो वो आपकी टायर 2 कैपिटल हो गई। याद रख लीजिए जैसे भी आपको याद हो, टायर 1 कैपिटल को गोइंग कंसर्न कैपिटल कहते हैं, टायर 2 कैपिटल को गॉन कंसर्न कैपिटल कहते हैं। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द एलिमेंट्स ऑफ टायर 2 कैपिटल में क्या आते हैं, सवाल ये है कि टायर 2 कैपिटल में क्या क्या आता है। तो अनडिस्क्लोज रिजर्व, मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, अनडिस्क्लोज रिजर्व क्या होता है, ऐसा रिजर्व जिसके बारे में बैंक ने अपनी बैलेंस शीट में जानकारी नहीं दी, वो आपका अनडिस्क्लोज रिजर्व हो गया।
फिर जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व। जनरल प्रोविजन और लॉस रिजर्व वो होता है फ्रेंड्स जब आपका अकाउंट एनपीए होता है तो उसके लिए आप प्रोविजनिंग करते हैं। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर बिल्कुल ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लेंगे हम, ठीक है। फिर हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट अगले लेक्चर में ही देखेंगे। सबऑर्डिनेट डेट और इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम अगले लेक्चर में ही देखेंगे फ्रेंड्स, ओके। तो टायर 2 कैपिटल में हमने जो काम की बात समझी वो ये समझी कि इसे गॉन कंसर्न कैपिटल कहते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें टायर 2 कैपिटल में इंक्लूड होती हैं? अनडिस्क्लोज रिजर्व, जनरल प्रोविजन, लॉस रिजर्व, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, सबऑर्डिनेट डेब्ट्स और इन्वेस्टमेंट रिजर्व, ये सारी चीज़ें जो है टायर 2 कैपिटल का पार्ट होती हैं। हर एक के बारे में हम कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में अच्छे से समझने की ये क्या क्या चीज़ें हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।